नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, जीवन रंग उषा संग पेज पर आज हम मिलने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, संपादक, समीक्षक डॉक्टर अशोक अश्रु जी से। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम आज अशोक अश्रु जी से बातचीत कर हम जानेंगे कि उनके साहित्य यात्रा के बारे में। शायद कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण वो अभी निकल गए हैं, फिर से हम उन्हें जोड़ते हैं, तब तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ, तो नमस्कार। अब अशोक अश्रु जी भी जुड़ गए हैं और उनका मैं स्वागत करते हुए उनका परिचय आप सबको देना चाहूंगी। तो वैसे तो उनका नाम है अशोक अश्रु, अशोक कुमार बंसल, और अश्रु उनका उपनाम है। इन्होंने एमए समाजशास्त्र किया है, एलएलबी और विद्या वाचस्पति विद्यासागर, और 1976 से आगरा में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। कई साहित्यिक गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख की चर्चा करना चाहूंगी। हिंदी सभा के वो सचिव हैं। 1986 से उन्होंने मित्रता और मित्र मंच नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया है। 2004 में पत्रकार परिषद उत्तर प्रदेश के मंत्री पद पर भी कार्य किया है। 2007 से 12 तक उन्होंने न्यूज आई मासिक पत्र के संपादक रहे। पिछले 5 वर्षों से वैश्य परिवार कानपुर से प्रकाशित ब्यूरो प्रमुख, आगरा जिले के ब्यूरो प्रमुख हैं, और 10 वर्षों से लोकस फॉर सक्सेस के विधि सलाहकार हैं। वर्तमान में संस्थान संगम मासिक पत्रिका का विगत 6 वर्षों से संपादन कर रहे हैं। अब इन सभी कार्यक्रमों के दौरान उनकी कई उपलब्धियां रही है सृजनात्मक, और उन्होंने काफी कुछ जो रचनाएं की हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। प्यासा मन बहते आंसू 2006 में, अश्रु के गीत 2008, अहसासों के फूल ये बहुत ही चर्चित रही है, इसका द्वितीय संस्करण 2015 में आया है। भाषा पत्रिका और आधुनिक समाज वर्ष 2019, चाय चालीसा, इसका भी द्वितीय संस्करण आ चुका है। तंबाकू छोड़ो, रामू चालीसा, कोरोना चालीसा, चिड़िया चालीसा, बहुत कुछ लिखा है। इनके कुछ साझा संकलन भी हैं, शीतल मंद बयार, काव्य कुंज अग्रवन, कहानी संग्रह इत्यादि इत्यादि, व्यंग संग्रह, व्यंग कुंज अग्रवन। इसके अतिरिक्त करीब 50 कृतियों की भूमिकाओं का लेखन किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते हैं और कई राष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने वाचन किया है, संगोष्ठियों के संचालन किया है। आकाशवाणी आगरा, बेंगलोर, दिल्ली आदि केंद्रों पर भी इन्होंने कविता पाठ किया है। तो इस तरह से इनके साहित्यिक सृजन और साहित्यिक उपलब्धियां बहुत ही लंबी हैं, और कुछ सम्मानों की चर्चा करना चाहूंगी। काफी सम्मान, मुझे तो लगता 50 से ज्यादा ही हैं सम्मान, तो कुछ की चर्चा करना चाहूंगी। सम्मेलन गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर समिति साहित्य शिरोमणि सम्मान, ग्वालियर साहित्य एवं कला परिषद शब्द सारथी सम्मान, भारतेंदु परिषद कोटा साहित्य ऋषि सम्मान, गीत चांदनी हैदराबाद गीत चांदनी निराला सम्मान, हिंदी भाषा भूषण सम्मान साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा, साहित्य परिवार बेंगलोर साहित्य भूषण, उत्कर्ष अकादमी द्वारा हिंदी भाषा प्रतिभा सम्मान, और हिंदी सभा द्वारा साहित्य मनन सम्मान। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब मैं वो करती रहूंगी तो शायद हम प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। तो बहुत अभी इनको कुछ और भी सम्मान मिले हैं। उसमें से कुछ 1-2 प्रमुख की मैं चर्चा करना चाहूंगी। उसमें साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा में साहित्य कुसुमाकर सम्मान, गाजियाबाद के 26वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी निष्ठ सम्मान। तो ऐसे कई सम्मानों से आप सम्मानित हुए हैं। आप बहुआयामी और बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व से चर्चा करके हम अवश्य ही लाभान्वित होंगे और अवश्य हमें बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो दर्शकों, आप जुड़े रहिए और आप बहुत कुछ हम इनसे पूछ कर जानने वाले हैं कि कैसे क्या इनकी साहित्य यात्रा रही।
तो अशोक अश्रु जी, सर्वप्रथम आपका पुनः मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं ये कहता हूँ कि जीव रंग उषा संघ पेज की जो वार्ताकार हैं डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, कवयित्री एवं शिक्षाविद, मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ जो उन्होंने अपने पटल पर मुझे आमंत्रित किया, और इस पटल से जुड़े जितने भी मनीषी हैं उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। जी धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे साहित्यकार हमसे जुड़े हैं और हम आपसे काफी कुछ जानेंगे। और दर्शकों को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मेरा जो अभी पिछले वर्ष ही जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ रेत पर नाम तेरा, उसकी समीक्षा भी आपने लिखी है, उसके लिए मैं पुनः आभार देना चाहूंगी। तो आदरणीय अश्रु जी, मैं आपको ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी साहित्यिक यात्रा, यानी आपने कब से कविताएं, कहानी या जो कुछ भी लिखना शुरू किया और इसके पीछे किसकी प्रेरणा थी, क्या आप दर्शकों को बताएंगे? मैं जो 6th क्लास में था तो उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल के आसपास होगी। तो उसी समय से मैंने जो है कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, और मैं सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज में पढ़ता था उस समय। तो जब मैं 8th 9th में आया तो मैं दर्द की कविता ज्यादा लिखता था। अच्छा। दुख कहते हो उसे अभिशाप कहता हूँ, दुख कहते हो जिसे उसे मैं वरदान कहता हूँ, अश्रु की रास में डूबा हो जो मानव उसे साकार अपना भगवान कहता हूँ। तो ये मेरी पंक्तियां उस समय स्फुटित होती थी से। तो उस समय मेरे जो मित्र मंडल थे, जो मेरे साथी थे, मेरे साथ जो पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे नाम दिया अश्रु। तो मैं जो इंटर कॉलेज से ही मेरा नाम अश्रु, दोस्तों के माध्यम से मेरा नामकरण हुआ, और मैं इंटर कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम होता था तो बिना मेरी कविता के नहीं होता था। वहाँ कविता, लेकिन मेरे लिए कविता की प्रतियोगिता कराई गई और मुझे कई बार वहाँ इंटर कॉलेज में सम्मानित किया गया। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज में आया, आगरा कॉलेज आगरा के अंदर आया, बीए के अंदर मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ पर भी मेरा कविता से जुड़ाव बहुत अत्यधिक था, और जब वहाँ इलेक्शन हुआ हिंदी सभा का, तो मैं पूरे स्कूल की क्लासों में अपनी कविता सुनाता डूबता था, और उसमें मैं हिंदी सभा का सेक्रेटरी चयनित हो गया, और मैं 2 वर्ष हिंदी सभा का वहाँ सेक्रेटरी रहा। इस प्रकार और आगे बढ़ा। मेरे जो गीत थे उस समय अधिकाधिक दर्द भरे थे। मतलब मैंने जैसे कि वो पीड़ा के लेके मैंने बहुत गीत लिखे, दर्द के ऊपर मैंने गीत लिखे, दर्द कहते हो जिसे, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया। और मैंने और भी कई इस तरह के बहते आंसू की है। तो 2000 मतलब फिर उसके बाद अपने मतलब क्या कहना चाहिए कि मैं अपने नॉन तेल लकड़ी कहते हैं जिसे, उसमें रम गया और मैं साहित्य को भूल गया। जब मैं इंटर से बाद तो साहित्य से मेरा जुड़ाव नहीं रहा और मैं उधर लग गया। और परिवार 2006 में मुझे बेंगलोर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मेरे दोस्त जो थे हरिकृष्ण परेशान, उन्होंने एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन में रखा हुआ था। आदित्य जी भी थे, ज्ञानचंद मरमज्ञ जी थे, और भी कई मानव जी थे, उस समय मानव जी भी थे। तो इन लोग तो वो कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रित कर लिया, क्योंकि परेशान को मालूम था कि जी बहुत मतलब कविता लिखते हैं। और जब मैंने वहाँ कविता सुनाई तो वह तालियों की गूंज से मेरा मन इतना आह्लाद हो गया। तो उसके बाद फिर मैं पुनः साहित्य की तरफ मुड़ गया। 2006 के बाद जो मेरा पुराना सृजन रखा हुआ था, तो सबसे पहले मेरी ये पुस्तक जो आई बहते आंसू, जो प्यासा मन बहते आंसू, तो इसका विमोचन भी हमारे जो कोटा के मयूख हैं उनके कमलों के द्वारा हुआ था। रामेश्वर शर्मा रामू भैया थे, आगरा के अंदर हुआ था। और उसके बाद रुके की एहसासों की फूल आई, फिर तो जो है गाड़ी चलती रही। इस तरह से जो है मेरा काव्य यात्रा
छठे क्लास से प्रारंभ होकर जो आपके सामने अब तक चल रही है। अरे और वाह, मैं ये चाहता बात हूँ कि तो ईश्वर अंतिम सांस भी मेरी तो कविता के माध्यम से ही निकले, ये मेरा मन में रहता है। मतलब ये तो सही बात है जी कि उसका कविता का बीज तो आपसे बचपन में ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और अभी वो पौधा बढ़ करके एक वृक्ष बन गया है, एक वट वृक्ष बन गया है, जिसकी छाया में कई साहित्यकार पालित पोषित हो रहे हैं। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी संस्थान संगम आपके उससे जुड़ी हूँ, और मैं देखती हूँ कि कितने कितने मूर्धन्य कवि गण उससे जुड़े हैं और कितना अच्छा साहित्य लिखते हैं। तो ये तो स्वाभाविक ही है। तो बहुत खुशी है हमको कि आपने कविता को एक मुख्य अपने जीवन में स्थान दिया। अगली बात मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो पुस्तक है एहसासों के फूल, काफी चर्चित रही है। उसका द्वितीय संग्रह भी निकल चुका, द्वितीय संस्करण भी निकल चुका है। तो उसके बारे में कुछ मुझे जानकारी दीजिए, ताकि दर्शक भी जान सकें कि उसमें क्या ऐसा विशिष्ट बात है कि उसका द्वितीय संस्करण निकला। मतलब ये जो अकेला भाई जो शिलोंग के अंदर रहते हैं, असम में, जी तो उन्होंने मुझे जी अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। जी और उस कार्यक्रम में मैं और अमित शर्मा रामू भैया कोटा के, हम दोनों गए थे। जी तो शिलोंग के अंदर हमें वहाँ कुंतला कुंतल कवित्री मिली, और जी उनसे जब संपर्क हुआ तो उनका जो हमारे साहित्य का आदान प्रदान हुआ, हमारी किताबों का, उनकी कविताओं का वहाँ पर, तो हम एक दूसरे के बहुत मतलब साहित्यिक दृष्टि से बहुत करीब आ गए। और फिर हमने जी एक निर्णय किया कि हम संवादों के माध्यम से कुछ लिखें। तो जी एहसासों के फूल, मतलब वो असम में थी, मैं आगरे के अंदर था, यूपी के अंदर। वो जी। व्हाट्सअप, उसमें व्हाट्सअप नहीं चलता था, मैसेज से आते थे समाचार। तो अच्छा मैसेज जी। करती थी एक दोहा, और एक दोहा मैं उधर से जवाब में मैसेज कर देता था। तो वो दोहों का जो संवाद था आपस जी का, मतलब प्रेम, मतलब प्रत्यक्ष में वो प्रेम था, लेकिन वो आध्यात्म में डूबा हुआ प्रेम था। कि लोग जी जिस तरह से राधा कृष्ण बात करते हैं, जिस तरह से उस रूप का वो प्रेम था, वो आध्यात्म था। और वो हमने जी किताब के रूप में दिया। जब वो किताब के रूप जी में आ गया, और दोनों मतलब जो कवि और कवित्री स्वयं उसके पात्र थे, तो वो जी इसलिए वो चर्चा से बन गई। और उधर तो असम, और इधर यूपी, और पूरे मतलब वो किताब जो है चारों तरफ कई यूनिवर्सिटीज में इधर उधर उसकी खूब चर्चा हुई। बहुत सम्मान भी मिले उस किताब को लेकर, मुझे भी मिले, कुंतला जी को भी मिले। जी 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 जी। तो उसी पुस्तक से मुझे कुछ प्रश्न हैं, पूछना जी चाहूंगी। अ, जैसे वो एक दोहा है उसमें, ऐसे चुप ना बैठिए कुछ तो करिए बात, ऐसे चुप ना बैठिए कुछ तो करिए बात, फिसल जाए ना वक्त से जीवन की सौगात। जी तो जी जी। आप इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे थे, और ये किस संदर्भ में ये लिखा गया था? मेरा सोच है कि आदमी को अपने संवाद बराबर एक दूसरे से रखने चाहिए। अगर जी किसी के बीच में दूरियां आती हैं, तो वो संवादों के माध्यम से ही मिट सकती हैं। अगर आप संवाद नहीं करेंगे और चुप होकर बैठ जाएंगे, तो आपकी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो जैसे जी। किसी दो राष्ट्र हैं, जैसे अब यूक्रेन में और रसा में उधम मच रहा है, लेकिन इन दोनों राष्ट्रों को आपस में बैठ के संवाद करना चाहिए। सही है। संवाद करेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा। ऐसे ही पति पत्नी के बीच में है कि वो उधर रूठ के बैठ जाएं, वो उधर रूठ के बैठ जाएं, तो उससे क्या होगा कि दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो जी इसमें कभी भी चुप होकर नहीं बैठना चाहिए। आपस में अगर वो नहीं पहल करते हैं तो आप पहल करिए, अगर आप पहल नहीं करते हैं तो वो पहल करें। तो पहल करके हम एक दूसरे का जो जो समय है, उसके बात के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालें, प्रेम को प्रज्वलित करें। यही सबसे बड़ी मेरी संदेश इस दोहे के अंदर संदेश था। वाह वाह, बहुत बहुत बड़ी बात कह दी इसके माध्यम से। ये तो हमारे दैनिक जीवन में भी हम इसको अपना सकते हैं कि चुप रहकर मन में भ्रांतियां पालें, और किसी के बारे में गलत सोचने से अच्छा है कि बात करके उसको क्लियर कर लें, ताकि जी पता जी चल जी जाए, गलत फहमियां दूर हो जाए, और बिना कारण का जो हम मानसिक टेंशन या तनाव लेते हैं वो मिट जाएगा। बहुत अच्छी बात जी 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 जी। इसके माध्यम से आपने कही है। तो ये पूरा ही आपका जो ये जो संकलन है, ये प्रश्नोत्तर के पर आधारित है, और बहुत ही सुंदर है। मैंने जितना भी पढ़ा है, मुझे बहुत ही मैं इससे प्रभावित हुई हूँ।
आगे मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी जो मुख्यतः कविताएं मैंने जितना पढ़ा है या जाना है, मुख्यतः श्रृंगार रस की उसमें प्रमुखता रही है, और आपने श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों को पक्षों को लिया है। तो इसके बारे में कोई एक दो छोटी छोटी कविताएं या कुछ पंक्तियां हो जाए। चलिए, मैंने श्रृंगार के दोनों पक्षों पर लिखा है और खूब डूब कर लिखा है, जी तो मैं उसी में से आपको चलिए सुनाता हूँ। जी मैंने जिस श्रृंगार लिखा है, तो मैंने अपने ऊपर ही इस श्रृंगार को देखिए लिखा है, और सुनिएगा आप। है जी तुम्हें प्यार की सौगंध प्रिय, है तुम्हें प्यार की सौगंध प्रिय, ठहरो न मुड़ो इस डगर से। है तुम्हें प्यार की सौगंध प्रिय, ठहरो जी न मुड़ो इस डगर से। प्रेम बंधन में ये दूरियां कैसी, कब फर्क पड़ता है ढलती उम्र से, कब फर्क पड़ता है ढलती उम्र से। और देखिए बंद, देखिए, तुम्हारा साथ तुलसी और चंदनी गंध सा है, तुम्हारा साथ तुलसी और चंदनी गंध सा है। तुम्हारा समर्पण खिले फूल से मकरंद सा है, तुम्हारा जी समर्पण खिले फूल से मकरंद सा है। हार कर भी जीत लेता हूँ जिंदगी की बाजियां, हार कर भी जीत लेता हूँ जिंदगी की बाजियां। तुम्हारा साथ मेरे लिए गीत के छंद सा है, तुम्हारा वाह, साथ क्या मेरे लिए बात है। छंद सा है। मेरी उम्र उम्र है, मेरी उम्र उम्र है तुम्हारे ही स्पर्श से, मेरी उम्र उम्र है तुम्हारे ही स्पर्श से। जोड़ो न रिश्ता वियोग मंथन के पहर से, है तुम्हें प्यार की सौगंध प्रिय, ठहरो न मुड़ो इस डगर से। और देखिए, तुम्हारी आहटों में सुगम संगीत सुनता रहा हूँ, तुम्हारी जी आहटों में सुगम संगीत सुनता रहा हूँ। तुम्हारे इंतजार में गीत मिलन के गुनता रहा हूँ। मन कहाँ तृप्त आज भी उतना ही प्यासा है, मन कहाँ तृप्त आज भी उतना ही प्यासा है। तुम्हारी मुस्कान के मोतियों से अंजुरी भरता रहा हूँ, तुम्हारी मुस्कान के मोतियों से अंजुरी भरता रहा हूँ। प्यास की तृप्त तुम मेरी हमेशा से, प्यास की तृप्त तुम मेरी हमेशा से। जोड़ो ना रिश्ता इस दूरी के कहर से, है तुम्हें प्यार की सौगंध प्रिय, ठहरो न मुड़ो इस डगर से। और देखिए अंतिम बंद और सुन लीजिए। जी देखता घनेरे घनों की झांकियां तुम्हारे कुंतलों में, देखता अरे वाह, घनेरे घनों की झांकियां तुम्हारे कुंतलों में। खोजता आनंद के पल स्पर्श जन स्पंदनों में। तुम सा साथी पाने के दम में इतराता रहा हूँ, तुम सा साथी पाने के दम में इतराता रहा हूँ। सृष्टि का समग्र सुख पाया तुम्हारे करबंधनों में। धड़कती धड़कनों का सेतु तुम सदा से, क्यों लौटाती हो रीता आज अपने दर से। है तुम्हें प्यार की सौगंध ये, ठहरो न वाह मुड़ो इस डगर से। तो वाह, ये क्या श्रृंगार बात का है, एक मजा आ गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक श्रृंगार का मतलब गीत था मेरा, जो मैंने जी आपके जी समक्ष रखा। ये मेरा जी तो जी अब आप कह रहे हैं जैसे कि वियोग के बारे में भी, तो जी जी देखिए अवश्य वियोग श्रृंगार पे मैं एक रचना पढ़ता हूँ, देखिएगा। जी तुम बदले तो लगता है, तुम बदले तो लगता है सब कुछ बदल गया है, तुम हम्म बदले तो लगता है सब कुछ बदल गया है। मेरा मन स्वाति की बूंदों को तरस गया है, मेरा मन स्वाति की बूंदों को तरस गया है। हिम पर्वत से झरने अब भी झरझर झरते हैं, हिम पर्वत से झरने अब भी झरझर झरते हैं। शश रजनी एक दूजे को बाहों में कसते हैं, शश रजनी एक दूजे को बाहों में कसते हैं। मैं सन्यासी बन बैठा अपनी ही सांसें गिनता हूँ, मैं हम्म, सन्यासी बन बैठा अपनी ही सांसें गिनता हूँ। भमरे कलियों के संग प्रणय महोत्सव रचते हैं, भमरे कलियों के हम्म, संग प्रणय महोत्सव रचते हैं। तेरा काल चक्र के शिलालेख पर, काल चक्र के शिलालेख पर सब कुछ पलट गया है, काल चक्र के शिलालेख पर सब कुछ पलट गया है। मेरा मन स्वाति की बूंदों को तरस गया है, मेरा मन स्वाति की बूंदों को तरस गया है। और देखिए, तेरा अनबोलापन याद बहुत ही आता है, तेरा अनबोलापन याद बहुत ही आता है। जो यादों में आकर मेरी नींद चुराता है, जो वाह यादों में आकर
मेरी नींद चुराता है। तुम उपहास बनो ना इस जगती के आलय में, तुम उपहास बनो ना इस जगती के आलय में, इस कारण मेरा मन संबंधों को झुठलाता है। जलयान हवा के झोंके से, जलयान हवा के झोंके से देखो उलट गया है मेरा मन, मेरा मन स्वाति की बूंदों को तरस गया है। अंतिम देखिए, तुम संग बीते पल, तुम संग बीते पल अमर बेल से लिपट गए, तुम संग बीते पल अमर बेल से लिपट गए हैं। उच्छ्वास हृदय के हर पल तेरे निकट गए हैं, उच्छ्वास हृदय के हर पल तेरे निकट गए हैं। टूटे प्राणों में सम्मोहन है तो बस तुमसे मिलने का, टूटे प्राणों में सम्मोहन है तो बस तुमसे मिलने का। इन भाव, इस भाव के दर्शन में गीत सभी सिमट गए हैं। इन धनुष तड़ित घोष से, इंद्रधनुष तड़ित घोष से नभ से बिछल गया है मेरा मन, मेरा मन स्वाति की बूंदों को तरस गया है। तो ये मेरा एक वियोग का वाह वाह, क्या बात है, मजा आ रहा है सुनने में। ऐसा लग रहा है कि सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। लेकिन हमको आपके विभिन्न पक्षों और विभिन्न जो आपने साहित्यिक रचनाएं उनके बारे में भी चर्चा करनी है। तो आपकी काफी कुछ रचनाएं सामाजिक चेतना पर भी आधारित हैं, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक सरोकार, कुप्रथाओं आदि पर भी आपने रचनाएं की हैं। तो कुछ उसमें से हो जाए उसके बारे में। चलिए, उसमें से भी देखिए कि मैं बात करता हूँ दीप जलाने की। ये आध्यात्म भी है, इसमें सामाजिकता भी है। तो लीजिए, इस कविता का आनंद लीजिए। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, तिमिर मिटाता हूँ, राहों के कांटे चुन चुन गीत प्रेम के गाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। दीवट पर दीपक, दीवट जो दीपक रखा जाता है जिसके ऊपर, उसे कहते हैं दीवट। दीवट पर दीपक, दीपक में बाती, दीवट पर दीपक, दीपक में बाती, तिमिर हारणी द्वार द्वार मुस्काती। ज्ञान पुंज ने कलुषित मन के धागे खोले, ज्ञान पुंज ने कलुषित मन के धागे खोले, चिंतन के मंथन से निकला चिंतन अनुरागी रंग घोले, चिंतन के मंथन से निकला चिंतन अनुरागी रंग घोले। मैं मन का कृष्ण नचाता हूँ, मैं मन का कृष्ण नचाता हूँ, कटी पतंग को बांध डोर से पुनः उड़ाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। और देखिए, वंदन में अभिनंदन, अभिनंदन में वंदन, वंदन में अभिनंदन, अभिनंदन में वंदन। शून्य शून्य या छिपा शून्य में सृष्टि का वातायन, शून्य शून्य या छिपा शून्य में सृष्टि का वातायन। चेतन से अवचेतन, अवचेतन से चेतन, भावों का भावों से गुंठन अवगुंठन, भावों का भावों से गुंठन अवगुंठन। मैं नवज्योतित का, मैं नवज्योतित का शंख बजाता हूँ, भाव भूमि को ज्योतिर्चूनर पहनाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। अंतिम देख लीजिए, मैं खोजता अमृत जीवन का मरण। मतलब जो संसार में जिसने मृत्यु को समझ लिया, इस संसार में जो मृत्यु को पहचान गया, जिसने मृत्यु के बारे में अपनी ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मृत्यु क्या है, तो वो आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। उसके जीवन में कभी पीड़ा का मतलब महक ही नहीं सकती उसके जीवन में पीड़ा। तो मैं कहता हूँ, मैं खोजता अमृत जीवन का मरण से। कबीर ने भी कहा था कि फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो मैं खोजता अमृत जीवन का मरण से, पहुंचता अश्रु हर जीव का उसके नयन से, ओढ़कर परछाइयां सत्यम शिवम सुंदरम की, बांधता जन जन से डोर जन्मों जन्म की, बांध जन जन से डोर जन्मों जन्म की। मैं आंसू को, मेरा नाम क्या है, आंसू, अश्रु, मैं आंसू को सीपों में दुलराता हूँ, मैं आंसू को सीपों में दुलराता हूँ, शब्दों को बुनबुन हार बनाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आध्यात्मिक चेतन को, चेतन को, समाज को, चीजों को। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। आपने कई चालीसाएं भी लिखी है, जो हमने जाना, रामू चालीसा, चाय चालीसा और कई। तो किसी भी एक चालीसा की कुछ पंक्तियां हो जाए। ये तो हनुमान चालीसा जैसी ही होंगी। जी जी जी। देखिए, मेरी एक चाय चालीसा भी है,
चिड़िया चालीसा है। तो जी तो मैं चाय चालीसा में, तो देखिए चाय चालीसा तो हास्य का थोड़ा मिश्रण है, तो जी, उसमें मजा देखे आएगा जरूर सुनिए। टीकायत हर पे की, टीकायत हर पे की मीठी चाय अनूप, और श्याम हरित और गोल्डन भांत भांत टी रूप, वाह और वाह वाह। फॉरेनर आते हैं बने हिंद मेहमान, स्वागत होता चाय से आन बान में शान, और रखना बिल्कुल हो ये विश्व को हरदम स्वस्थ निरोग, और तुलसी वाली चाय का करवा में उपयोग। तो ये वाह। तो मेरी मतलब इस तरह चाय चालीसा है, तो जी ये इस पर था। जी। और एक चिड़िया चालीसा भी है मेरा, जो अभी अभी आया है बिल्कुल, तो उसमें मैंने अच्छा कहा है, जी। बाणी मीठी बाणी मीठी बोलती करे गगन से बात, चिड़िया जो है बाणी जी मीठी बोलती करे गगन से बात, चिड़िया उसका नाम है मुस्काती दिन रात, उड़े वाह। प्रेम के पर सहित, उड़े प्रेम के पर सहित, मन में रख विश्वास, कहे कर्म है जिंदगी कहे कर्म मधुमास। तो ये चिड़िया के मन के भाव थे। अगर चालीसा पढ़ूंगा तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा, तो ये मेरा थोड़ा थोड़े ये झलकियां नहीं थी, जो आपने बहुत। कही झलकियों वाली बात। जी 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 जी। जी जी, नहीं नहीं, बहुत सुंदर सृजन। और अवश्य ही मौका मिलते ही मैं इसमें से कुछ चालीसाएं अवश्य पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि चालीसाओं का अपना एक अलग तरीका होता है लिखने का, और उसमें जो भाव संप्रेषण होता है वो बहुत ही विशिष्ट होता है। तो अवश्य पढ़कर उसका रसास्वादन करेंगे। अ, आप वैसे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, बहुआयामी आपका व्यक्तित्व है। तो आप पुस्तकों की समीक्षा करते हैं, गोष्ठियों का संचालन करते हैं, संपादकीय लिखते हैं और काफी कुछ करते हैं। ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप इतना चर्चित व्यक्तित्व हैं। तो आपके ये अनुभव कैसे रहे हैं, ये सब कैसे शुरुआत हुई और उनके बारे में आपके क्या अनुभव है? मतलब मैं हिंदी साहित्य के बारे में कहना चाहता हूँ कि लोग तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाषा में ये शब्द जो हैं, इन्होंने अंग्रेजी के कुछ शब्द ले लिए, उर्दू के कुछ शब्द ले लिए, लेकिन हमारी हिंदी जो फल फूल रही है वो उस गंगा की तरह है कि सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है, और समाहित करके जी वो प्रवाहित होती है। तो हिंदी भाषा भी हमारी इसी तरह है कि इसने सब जितने भी मतलब जिसके साथ जो संपर्क में आते हैं, तो वो शब्दों को अपने अंदर उतार लेती है, और इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। आज विश्व में मॉडर्न भाषा, चाइना की जो मॉडर्न भाषा है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारी जी हिंदी आ जी चुकी है, और जी। और कुछ समय में ही प्रथम स्थान इसको प्राप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे अवश्य। देश के अंदर जो राजनीतिक विषमताएं हैं, तो उसको आज तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, केवल राजभाषा से ही काम चला रहे हैं हम लोग। लेकिन आने वाले, वैसे वर्तमान स्थिति देखी जाए तो पूरे भारत के अंदर हिंदी पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है, लिखी जा रही है। और किताबें भी मतलब अत्यधिक लिखी जा रही हैं। लोग अपने पास जी से पैसे खर्च करके किताबें मतलब छपाते हैं, लिखते हैं, बांटते हैं। तो साहित्य जी का सृजन कम नहीं हो रहा है, साहित्य का सृजन अत्यधिक हो रहा है। पत्रिकाएं भी मतलब कहते हैं लोग बंद, हाँ पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हुई हैं, हिंदुस्तान हुआ, धर्मी हुआ, बहुत सी किताबें बंद हुई। तो इसका कारण ये है कि लोगों की जो पढ़ने की जो आदत थी वो कुछ कम हुई है। वो मोबाइल ने क्या कर दिया कि आदमी मोबाइल जी, में चला जाता है, उसके बाद उसे पढ़ने की आदत करीब करीब ही छूट गई। हम फोन नंबर पूछे तो वो कहता है ला मोबाइल में देख के बताता हूँ। पहले हम बिल्कुल लोगों सही। को मतलब कई लोगों के फोन नंबर याद रहते थे, आज हमें अपने जी पड़ोसी का क्या, अपने बेटे का फोन नंबर याद नहीं रहता, वो कहते हैं ला हम देख के मोबाइल में बताते हैं। तो सही मोबाइल है। से थोड़ी सी अच्छाइयां हैं, मोबाइल से अच्छाइयां भी आई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बुराई भी आई है कि हमने हमारी जो जी पढ़ने की शक्ति है या पढ़ने की जो आदत है वो जी वो छूटी है। लेकिन अगर जी अच्छा साहित्य लिखा जाएगा, अच्छे समाचार पत्र आएंगे, अच्छी पत्रिकाएं आएंगी, तो वो पढ़ी जा रही हैं, अच्छी किताब आ रही हैं, वो बिल्कुल। पढ़ी जा रही है, चर्चा हो रही है तमाम। तो ऐसा नहीं है, साहित्य पढ़ा भी जा रहा है। हमारी जो संस्थान संगम मासिक पत्रिका विगत 6 वर्ष जी से प्रारंभ हुई है, और किसी जी। एक माह में भी वो मतलब मिस नहीं हुई है, बराबर बराबर कंटिन्यूएशन नहीं, में निकल ये रही है। आपकी विशिष्टता ये है कि यार, मैंने देखा कि हर माह की 7 तारीख को प्रकाशित होकर आ जाती है। अभी वो क्योंकि उस तरह प्रेषित नहीं हो पा रही है कई दिनों से, फिर भी प्रेषित भी करते हैं और वो आ जाती है। मतलब इतना कमिटमेंट जो आपका है अपने उस पत्रिका के प्रति, यही तो उसकी क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ी विशेषता है
कि कितने कर्मठता से आप इसको चला रहे हैं और समय पर इसको संपादित करते हैं और सब तक पहुंचाते हैं। जी, इसमें पाठकों का भी महत्वपूर्ण योग है। अगर पाठक नहीं बिल्कुल, होंगे तो पत्रकार चलेगी कैसे? ये आर्थिक बात है। मदद जो है कहाँ से आएगी? तो पत्रकार जी, चलने में 6 वर्ष चल रही है, तो मेरे जो पाठक हैं, जो आप लोग हैं, सब हितैषी हैं, शुभाकांक्षी हैं, तो उनकी वजह से ये पत्रिका चल रही है। नहीं वो तो है, पर आपकी पत्रिका का कुछ ऐसी बात मुख्यता है, कुछ ऐसी विशेषता है, इसलिए पाठक भी जुड़े हुए हैं। दोनों तरफ से पाठकों का भी उतना ही सहयोग है जितना कि लेखकों का, सृजनकारों का, कि उसका इतना अच्छा स्तर है कि लोग पढ़ना चाहते हैं उसे। जी, तो जी, ये बहुत ही सब आपकी शुभकामनाएं हैं। विशिष्ट बात है। और साहित्य संस्थान संगम से बहुत लोग जुड़े हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके आने वाली पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। किस विषय पर लिख रहे हैं या उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या कुछ चल रहा है कार्य आपका? एक तो मेरी गीत गजल दोहावली करके मेरी एक पुस्तक आने वाली है। अच्छा अच्छा इसमें जी 3 भाग हैं। प्रथम भाग में गीत है, दूसरे भाग में गजल है और तीसरे भाग में दोहे हैं। एक जो मैंने अब तक समीक्षाएं लिखी हैं, तो उसमें से जो प्रमुख समीक्षाएं हैं, उनका मैं जी संग्रह जी निकालने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जी, जी तो इस तरह से ये 2 पुस्तकें जो हैं आ रही हैं, और संकलन में साझा संकलन तो चलते रहते हैं। अभी जो है गुमनाम जो हमारे शहीद हैं, उसके ऊपर एक संकलन चल रहा है, तो वो भी शीघ्र आने वाला है। तो इस तरह से गतिविधियां चलती रहती हैं। ये 2 पुस्तकें मेरी शीघ्र आने वाली हैं। अच्छा जी। तो कुछ हो जाए, एक गजल हो जाए या जो भी आप पढ़ना चाहें। जी, जी। चलिए, एक मैं बसंत को लेके एक रचना जो है, ये मेरे सामने जी आ गई है। जी पीले फूले पीले फूलों के गलियारे से, पीले फूलों के गलियारे से आ रही आहटें बसंत की, मधु उड़ेलते दिग दिगंत की, आ रही आहटें बसंत की। वाह रूप सी अगड़ाने लगी हैं, रूप सी अंगड़ाने लगी हैं, रसग राग गाने लगी हैं, रसग राग गाने लगी हैं, मौन निमंत्रण पा प्रीत का, पी की गली जने लगी हैं। व्योम में एक इंद्रधनुष रेख कर, व्योम में एक इंद्रधनुष रेख कर, झांकियां झांकती अनंत की, आ रही आहटें बसंत की। और देखिए, प्रकृति ने हल्दी उपटन किया, प्रकृति ने हल्दी अरे वाह उपटन किया, पराग रस घोल घोल कर पिया। पराग रस, ये बसंत का आनंद है जो चल रहा है इस समय। उस आनंद में प्रकृति का क्या रूप है, किस तरह से भमरे मंडरा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। तो पराग रस घोल, प्रकृति ने हल्दी उपटन किया, पराग रस घोल घोल कर पिया, बासंती रंग उड़ेल उड़ेल कर, सोम रस खूब छक्कर लिया, सोम रस खूब छक्कर लिया। अमर बेल सी झूमती डालियां, अमर बेल सी झूमती डालियां, सुनाए कहानियां कंत की, आ रही आहटें बसंत की। और अंतिम में देखिए, अर्चना आरती अरु घंटियां, अर्चना आरती अरु घंटियां, अनगिनत दीप ज्योत पंक्तियां, वरदान की तरह हैं लग रही, फूल फूल चूमती तितलियां, फूल फूल वाह चूमती तितलियां। संकुच शकुंतला ने तोड़कर मौन को, शकुंतला ने तोड़कर मौन को, कथा कही अपने दुष्यंत की, आ रही आहटें बसंत की, वाह आ रही आहटें बसंत। तो ये बसंत की बसंत का बात की चित्र मैंने। उपस्थित हो गया बिल्कुल सामने, अभी बिल्कुल बसंत चल रहा है और बसंत का चित्र आपने जी, उपस्थित कर दिया। बहुत बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। तो दर्शकों, पूछने को बहुत कुछ है, जानने को बहुत कुछ है, और आप तो ऐसा लगता है अक्षर स्रोत हैं साहित्य का, और आप हर विधा में लिखते हैं। आपने कहानी लिखी है, गजल लिखी, दोहे अरे लिखे, कविताएं लिखी, मतलब कितना कुछ है। और तो मुझे लगता है कि आज एक दिन में आपका ये चर्चा शायद समाप्त नहीं होगी। हम फिर जल्द ही आपसे जुड़ेंगे और आपसे बहुत कुछ जानेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी दर्शक जुड़े जरूर, हैं या बाद में धन्यवाद। देखेंगे वह अवश्य से लाभान्वित होंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए, और विशेष तौर से
डॉक्टर अशोक अश्रु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे आग्रह पर जुड़े और आपने इतनी सुंदर रचनाएं और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत आभार। फिर कभी अवश्य इसी तरह जुड़ेंगे और दर्शकों इसी तरह साहित्यकार और विभिन्न विधाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में जो भी व्यक्तित्व हैं उनसे हम आपको मिलवाते रहेंगे। तो इस पेज से जुड़े रहें और इसके जो चैनल है, सबरंग चैनल है डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, उससे भी जुड़े तो उस पर भी आप अवश्य इस तरह की चर्चाओं को देख सकेंगे, जान सकेंगे। तो पुनः आप सभी का आभार करते हुए मैं आज की चर्चा समाप्त करती हूँ। पुनः मैं भी आपका अपना विशेष नमस्कार करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। फिर अवश्य जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और सभी दर्शकों का एक बार पुनः आभार करती हूँ। धन्यवाद।